हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को KVB स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 कोर पेपर 14 का आज पहला लेसन का दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। और इससे पहले आप लोग को कोर 13 का एकदम सारा क्वेश्चन आप लोग को अपलोड कर चुके आंसर के सहित, जो एक्सटर्नल एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा। और कोर 14 में भी वही क्वेश्चन हम बताएंगे जो एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही क्वेश्चन को आपको बताएंगे ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और आप लोग के सामने DSA 3 का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। और आप जब देखते हैं ना तो पूरा वीडियो को देखें, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा प्यारे दोस्तों, तभी उस क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। और काफी सरल शब्दों में लिखकर आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, संविधानवाद के अर्थ तथा संविधानवाद की प्रमुख अवधारणाओं का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग को इसका आंसर बताते हैं। संविधानवाद का अर्थ आखिर होता है क्या? आप जितना सरल शब्दों में सकता है, जितना तरह से हमको संविधानवाद हमको समझ में आया उतना तरह से आपको लिख के बता रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। संविधानवाद का अर्थ, संविधानवाद वह विचारधारा है जो यह मानती है कि शासन को रूल ऑफ लॉ पर आधारित होना चाहिए। बोलता है संविधानवाद वह विचारधारा है जो शासन को रूल ऑफ लॉ पर आधारित होना चाहिए, अर्थात अधिनायकवाद की समाप्ति को ही संविधानवाद कहते हैं। और जो अधिनायकवाद होती है उसकी समाप्ति को ही संविधानवाद कहते हैं। और एकदम सरल शब्दों में आपको बता रहे, दूसरे तरीके से संविधानवाद को एकदम सरल शब्दों में लिखकर बता रहे ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और काफी सरल शब्दों में बता रहे। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे दोस्तों। चलिए दूसरा तरीके से आपको बताया और दूसरे बता रहे संविधानवाद के बारे में। दूसरा तरीका से लिख के बता रहे, संविधानवाद वह शासन प्रणाली है जिसमें रूल ऑफ लॉ होता है। संविधानवाद वह शासन प्रणाली है जिसमें रूल ऑफ लॉ होता है। संविधानवाद वह शासन प्रणाली है जिसमें सीमित शक्ति से युक्त सरकार होती है। क्या? जिसमें सीमित शक्ति से युक्त सरकार होती है, अपने सीमित में ही काम करती है, अपने दायरे से निकलकर बाहर काम नहीं करती संविधानवाद। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो सरकार शासन कर रही होगी उसके पास सीमित शक्ति होगा। अगर जो सरकार वर्तमान में जो शासन कर रही होगी उसके पास सीमित सरकार होगी, मनमाना काम नहीं कर सकता, उसके पास सीमित अधिकार होगा, सीमित काम करने का दायरा होगा। अगर उसके अंदर बाहर काम करते फिर उसको संविधान उस पर आलोचना डालेगी नहीं। आप सीमा के बाहर जाके काम करना, सीमा के अंदर में रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा, नियमों से बंधा होगा और नियम जो दिए हुए संविधान वही नियमों के अनुरूप उसे काम करना होगा। और सरकार के तानाशाह मनमाना काम नहीं कर सकती। और सरकार है वो तानाशाह रवैया नहीं दिखा सकती, अपने मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती, नियमों के अनुरूप काम करती है। और नियमों के अनुरूप काम करती, इसी को संविधानवाद कहते हैं। और इसमें नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होती है। और इसमें नागरिकों के अधिकार की बात करते इसमें नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होती है संविधानवाद में। संविधानवाद में लोकतांत्रिक तरीके से शासन चलाया जाता है। संविधानवाद में लोकतांत्रिक तरीके से शासन चलाया जाता है। अगर इसको संक्षेप में जाने तो संविधानवाद रूल ऑफ लॉ पर आधारित होता है। इसमें सीमित शक्ति से युक्त सरकार होती है। ठीक है, जो सरकार है वो शासन कर रही होगी लेकिन उसके पास सीमित शक्ति होगी। ठीक है, सरकार शासन करती है लेकिन सीमित शक्ति होगी, नियमों से बंधा होगा, तानाशाह नहीं बन सकता, मनमानी काम नहीं कर सकता। जो संविधान में दिया वही कामों को कर सकता है और नियमों के अनुरूप काम करते, इसी को संविधानवाद कहते हैं। और इसे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होते हैं। इसमें नागरिक के जो अधिकार होते हैं संविधान में सुरक्षित होते हैं। संविधानवाद में लोकतांत्रिक तरीके से शासन चलाया जाता है। संविधानवाद में लोकतंत्र के द्वारा ही शासन चलाया जाता है, काफी आसान तरीके से चलाया जाता है ताकि किसी को दिक्कत नहीं और सीमा में रहकर संविधानवाद शासन चलाती है। हम संविधानवाद का अर्थ एक लाइन में बोले तो संविधानवाद शासन की पद्धति है जिसमें शासन का संचालन संविधान और नियमों के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। अगर हम बात करें संविधानवाद का अर्थ एक लाइन में बोले तो संविधान और शासन की वह पद्धति है, शासन की वह पद्धति जिसमें शासन का संचालन संविधान के नियमों और सिद्धांतों के अधिकार जो आधार होता है उस पे किया जाता है, उस पे चलता है। ठीक है, तो हम बात करें सबसे छोटे घर में पापा होते हैं ना, पापा तो घर के सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं तो उनके अनुसार ही घर के सर मम्मी भैया बहन सब पापा के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग चलते नियमों और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। जो पापा की आदेश रहता है उसी आदेशों को चलते हैं। यहाँ इसी बात को बतलाया गया, जो शासन का संचालन होता है वो नियमों और सिद्धांतों के आधार पर चलता है। ठीक है, संविधानवाद की परिभाषा कोरी तथा अब्राहम।
कोई तथा अब्राहम का कथन है कि स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है। जो स्थापित हुए संविधान के जो निर्देश है, संविधान में जो निर्देश स्थापित हुए उसी के अनुरूप शासन करना, उसी के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है। स्थापित रूप से चलाना, सही तरीके से चलाना संविधानवाद कहा जाता है। संविधानवाद की प्रमुख अवधारणाएं या विचारधाराएं। पिनोक और स्मिथ, काल तथा कुछ अन्य पश्चात विद्वानों का मान्यता है कि संविधानवाद सिर्फ एक धारणा है। बोलते हैं पिनोक, स्मिथ, काल बोलते हैं कि जो पहले की विद्वान थे उनकी मान्यता थी कि संविधानवाद की सिर्फ एक ही धारणा है। क्या की धारणा? जिसे उदार लोकतंत्र की अवधारणा कहते हैं। किसे उदार लोकतंत्रों की अवधारणा कहते हैं। इन विद्वानों का कहना है कि यह विद्वान लोग बोलते हैं कि संविधान की सही व्याख्या इसी से होती है। क्या ये सब विद्वान है बोलते हैं कि जो संविधान की सही व्याख्या हम करते हैं तो इसी से होती है, लेकिन मान्यता सही नहीं है। मानते हैं कि व्याख्या इसी से, लेकिन यह मान्यता सही नहीं है। अतः भिन्न भिन्न संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद की 3 अवधारणाएं भिन्न हो सकती है। भिन्न भिन्न संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद की 3 अवधारणाएं भिन्न हो सकती है। हर देश की अपने अपने संविधानवाद होते हैं, ठीक है, संविधानवाद होते हैं। सब देश के एक ही संविधान के जो संविधान होते हैं सब देश के अलग अलग होते हैं और अपनी अवधारणाएं भिन्न भिन्न हो सकती है। और हम लोग बोल सकते हैं कि उद्देश्यों तथा उद्देश्य प्राप्ति के साधनों के आधार पर संविधानवाद की निम्नलिखित 3 अवधारणाएं हो सकती है। हम लोग बोल सकते हैं जो उद्देश्य तथा जो उद्देश्य की प्राप्ति के साधनों के आधार पर जो संविधानवाद की निम्नलिखित 3 अवधारणाएं हो सकती है। पहला, उदार लोकतंत्र की अवधारणा। पहला जो होता है उदार लोकतंत्र की अवधारणा होता है। दूसरा होता है संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा होता है, साम्यवादी जो होता है उसका अवधारणा होता है। तीसरा जो है संविधानवाद की विकासशील लोकतंत्र की अवधारणा होता है। तीसरा जो क्या होता है, संविधानवाद की विकासशील लोकतंत्र की अवधारणा। चलिए उदारवाद लोकतंत्र की अवधारणा को हम जानते हैं। उदार लोकतंत्रों की अवधारणा को पश्चात संविधानवाद की अवधारणा के नाम से पुकारते हैं। जो उदार लोकतंत्र की अवधारणा है उसको पश्चात पहले के संविधान की अवधारणा के नाम से भी पुकारते हैं। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया था। आप सेमेस्टर 5 में पढ़े थे ना उदारवाद, तो उदारवाद एक लाइन में क्या कहता था, व्यक्ति को स्वतंत्रता दो, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, उसके ऊपर किसी प्रकार की दबाव मत दो, तभी वह विकास कर पाएगा। इसलिए यहाँ भी बोला गया इनमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया जाता है। इनके अनुसार संविधानवाद साध्य एवं साधन होते हैं। इनके अनुसार बात करें तो संविधानवाद साध्य एवं साधन दोनों होते हैं। साध्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है और साधन वो सीमित सरकार को मानता है, ठीक है, सीमित सरकार को मानता है। इसमें केवल सरकार के संगठन में शक्तियों का ही मात्र वर्णन नहीं करता। इसमें बात करें उदारवाद में सरकार के संगठन और शक्तियों का ही मात्र वर्णन नहीं करता, ये परंतु स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, न्याय तथा अधिकारों का भी वर्णन करता है। यह इस तथ्यों पर विचार नहीं करती और यह इस तथ्यों पर विचार नहीं करती कि संविधान लिखित है या अलिखित। बोलता है कि संविधान के इस तथ्य पर विचार नहीं करते संविधानवाद के कि संविधान लिखित है या अलिखित, परंतु संविधानवाद पर विशेष महत्व देता है और संविधानवाद पर विशेष महत्व देता है। संविधानवाद के विचारकों का आधार इस प्रकार, संविधानवाद के जो विचारक है उसका आधार इस प्रकार है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था होना चाहिए। संविधानवाद में मौलिक अधिकारों को व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होना चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होना चाहिए। सभी लोगों को स्वतंत्र न्याय मिलना चाहिए। ऐसा निष्पक्ष न्यायपालिका स्थापित होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई, व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, राजनीतिक समानता दी गई, सरकार को सीमित रखा जा सकता है, नियमित चुनाव होते हैं, समय समय पर चुनाव किया जाता है, सामाजिक आर्थिक न्याय होता है, लोकतंत्र के प्रभाव होना चाहिए और लोकतंत्र का भी प्रभाव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा। और संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा को मार्क्सवादी अवधारणा भी कहते हैं। जो संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा है उसको मार्क्सवादी अवधारणा भी कहा जाता है। मार्क्सवादी जिस पर पूरा साम्यवादी भवन खड़ा है, उसकी कुछ आधारभूत मान्यता है। क्या उसकी कुछ आधारभूत मान्यता है? जो शक्ति के आर्थिक पक्ष की सर्वोच्चता और शक्ति के आर्थिक पक्ष की सर्वोच्चता, समाज के आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्ग का प्रभुत्व, राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना, राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति के अधीन होना। चलिए पहला पॉइंट है शक्ति के आर्थिक पक्ष की सर्वोच्चता। साम्यवादी का मानना है कि सामाजिक जीवन में आर्थिक शक्ति को, साम्यवादी बोलते हैं कि सामाजिक जीवन में आर्थिक शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास आर्थिक शक्ति होता है वह सब चीज से परिपूर्ण होता है, वह संपूर्ण समाज पर अपना प्रभुत्व कायम करने और रखने में सफल हो जाता है। अगर हम समझाते हैं कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति, उसके ऊपर सब चीज, धन दौलत पैसा रुपया हर कुछ है और सब तरह से बलवान है, पूरे समाज पर वो अपना
अधिकार जमा लेता है, जो पूरा जैसा वो बोलता है तो वैसा फिर समाज करता है। उसी बात को यहाँ दर्शाया गया है। अपने प्रभुत्व कायम रखने में सफल हो जाता है। ठीक है, अपने प्रभुत्व को कायम रखने में वो सफल हो जाता है। इसी आर्थिक व्यवस्था के कारण वर्ग संघर्ष जन्म लेता है। जब अपना मान लीजिए समाज में आप जब उसका अधिकार रहेगा, उसका दबाव रहेगा, तो मान लीजिए अधिकार दबाव रहेगा तो वहाँ पे संघर्ष की भावना उत्पन्न हो जाती है, भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, संघर्ष, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होना निश्चित है। तब उसके बाद शोषण होने लगता है, गरीब लोगों पर अन्याय की शुरुआत हो जाती है। इसलिए वर्ग संघर्ष और शोषण को रोकने के लिए आर्थिक शक्ति का बंटवारा समाज के समस्त व्यक्तियों के हाथ होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि जो वर्ग संघर्ष और शोषण को रोकने के लिए अगर हम उसको रोक सकते हैं, एक ही उसका सरल उपाय है कि आर्थिक शक्ति का बंटवारा जो समाज के समस्त व्यक्तियों के हाथों में दे देना चाहिए। जब समस्त व्यक्तियों के हाथों में दे, सबके पास समान अधिकार रहेगा, सबके पास धन दौलत पैसा रुपये सबके पास समान रहेगा, तो लड़ाई झगड़ा कभी होगा ही नहीं। समाज के आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्ग का प्रभुत्व। समाज में जिस व्यक्ति वर्ग के पास आर्थिक शक्ति होता है, समाज में जिस व्यक्ति है उसके पास आर्थिक शक्ति होता है, फिर समाज व राजनीतिक पर भी उनका ही प्रभुत्व रह जाता है। आर्थिक शक्ति होता है तो समाज पर या राजनीति पर उनका ही प्रभुत्व रह जाता है और राजनीति उन्हीं के आधार पर चलने लगता है, राजनीति उसी के आधार पर चलने लगता है। और आजकल के लोग राजनीति में अधिक संख्या में भाग ले रहे हैं और आजकल के लोग राजनीति में अधिक संख्या में भाग ले रहे हैं, समझे। और अपना हर समय हर जगह चाहते हैं कि अपना प्रभुत्व जमाए, अपना दबाव को हम बरकरार रखें, ठीक है, और अपना दबाव को रखना चाहते हैं और आदमी को धौसाना चाहते हैं, दबा कर रखना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि सबसे ऊपर हम ही है। राजनीतिक शक्ति का आर्थिक के अधीन होना। आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्ग राजनीतिक शक्ति को भी आर्थिक शक्ति के अधीन करता है। जो आर्थिक शक्ति होता है, आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्ग होता है और राजनीतिक शक्ति को भी आर्थिक शक्ति के अधीन कर देता है और समाज के सभी संस्थाएं आर्थिक शक्ति के आगे झुकने को मजबूर करती है। और समाज के आगे जो समाज है, समाज के सभी संस्थाएं आर्थिक शक्ति के आगे झुकने को मजबूर करता है। मान लीजिए के पास पैसा है, धन दौलत रुपया है, और आर्थिक शक्ति के आगे जो कमजोर लोग होते हैं उनको तो झुकने के लिए मजबूर करता है। इसलिए आर्थिक शक्ति पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए और आर्थिक शक्ति पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए कि जो अधिक बलवान हो गया उसको कम से कम प्रयास किया जाए कि कम से कम बलवान रहे और सबको समान अधिकार दिया जाए। साम्यवादी समाज में है और आर्थिक शक्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रयास करती है। आर्थिक शक्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रयास करती है। उत्पादन पर सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए। कोई भी सामान उत्पादन होता है उस पर सभी लोगों का समान अधिकार होना चाहिए। यहाँ से आर्थिक शक्ति रुक सकती है। दूसरा पॉइंट है संपत्ति का सम्मान विवरण होना चाहिए और संपत्ति है उसका सम्मान विवरण होना चाहिए। सभी लोगों को एक समान संपत्ति मिलना चाहिए, कोई ना किसी को अधिक न ज्यादा। मान लीजिए कि भाई में किसी को ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम, तो लड़ाई झगड़ा वहाँ पे उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है। इसलिए वहाँ संपत्ति का सम्मान विवरण भी होना चाहिए। साम्यवादी दल पर शासन होना चाहिए और साम्यवादी दल पर शासन होना चाहिए। विकासवादी लोकतंत्र की अवधारणा। विकासवादी देशों में संविधानवाद का विकास काफी कम हुआ और विकसित देशों में बात करें तो संविधानवाद का विकास काफी कम हुआ, ठीक है। जितना पश्चिमी देशों में हुआ, जितना पश्चिमी देशों में हुआ था, पहले वाले देशों में हुआ था, भारत को छोड़कर सभी विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं अभी भी बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा है। हम बात करें भारत को छोड़कर सभी विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था अभी भी बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत ही खराब दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। भारत ही एकमात्र ऐसा विकासशील देश है और भारत ही मात्र एक ऐसा विकासशील देश है जो राजनीतिक अस्तित्व के साथ साथ संविधानवाद में भी विकसित देशों से पीछे नहीं है। भारत ही एकमात्र देश है जहाँ पे राजनीतिक अस्तित्व के साथ साथ संविधानवाद में भी विकसित देशों से पीछे नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर हम बोल सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि संविधानवाद वह विचारधारा है। हम निष्कर्ष के तौर पर बोल सकते हैं कि जो संविधान है वाद व विचारधारा है, जो शासन है, शासन व्यवस्था को सही रूप से चलाने का काम करती है, जो शासन व्यवस्था उसको सही रूप से चलाने का काम करती, सही तरीका से चल रहा है कि नहीं उसको देखती है और सभी कार्य इन्हीं के अंदर रहकर करना पड़ता है, सभी कार्य को इसी के अंदर रहकर करना पड़ता है, चाहे वह जनता हो या शासक, इस प्रकार दोनों के बीच का संबंध भी स्थापित हो जाता है। जिस प्रकार दोनों के बीच संबंध भी स्थापित हो जाता है। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे दोस्तों। इस तरह आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और जो आपका तीसरा क्वेश्चन होगा संविधान
संविधान और संविधानवाद में अंतर, ठीक है। और इससे 3 क्वेश्चन बन रहा है प्यारे दोस्तों इस लेसन से, इसलिए मैं आपको बताया ताकि इस लेसन से एक भी क्वेश्चन नहीं, और इस लेसन से जितना भी क्वेश्चन बन रहा है सब बहुत ही ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आने की संभावना बहुत ही ज्यादा, इसलिए आप लोग टेंशन मत रहिए, सारा आंसर हम आपको काफी सरल शब्दों में बता रहे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। और इस तरह ये आपका लेसन खत्म हो गया। आप लोग के सामने बहुत ही जल्द आप लोग का तीसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है।